हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हो कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। उम्मीद है कि सारी क्लासेस आप प्रॉपर ले रहे हो। आज हमारी, मैंने आपको बता दिया था हमारा साउथ मतलब एक तरह से जो प्री हिस्ट्री था, तो वो पूरी तरह से वो कंप्लीट हो चुका है। अब आज से हम मेडाइवल हिस्ट्री की ओर चलेंगे। मेडाइवल हिस्ट्री में आज मैं दिल्ली सल्तनत पूरा कंप्लीट करूंगी। क्या करूंगी? दिल्ली सल्तनत। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सबसे लास्ट में कौन अटैक करता है। सबसे लास्ट में मतलब सबसे लास्ट में किसका राजवंश रहता है। इधर राजस्थान साइड, राजस्थान में किसका रहता है? चौहानों का। किसका वंश था? अजमेर में चौहानों का वंश रहता है। किसका रहता है? चौहानों का। अजमेर में किसका वंश था? चौहानों का वंश था। देखो अजमेर में ये जो मालवा वाला क्षेत्र है, देखो अजमेर में तो ठीक है। तो देखो कहाँ पास रहता है ये, यहाँ पास चौहान रहते हैं। यहाँ पास किसका शासन रहता है? यहाँ पास चौहानों का शासन रहता है। किसका रहता है? यहाँ पास चौहान का शासन रहता है। और यहाँ पास ये मालवा रहता है। ठीक है। और यहाँ पास ये रहते हैं चंदेल। ठीक है, ये चंदेल रहती है, मालवा या चौहान। तो जब चौहानों का भारत में शासन था इधर, तो इस समय पे भारत में अटैक कौन करता है? इस समय पे भारत में अटैक करते हैं मोहम्मद गौरी। कौन करता है? एक तो मोहम्मद गौरी भी करता है, और क्या बोलते हैं, एक तो मोहम्मद गौरी करता है और महमूद गजनवी, ये दोनों उसी के टाइम पर आक्रमण करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन अटैक करता है। देखो सबसे पहले महमूद गजनवी भारत में कितने बार आक्रमण करता है? तो महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी जो है ये भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण करता है। क्या करता है? 17 बार आक्रमण। इसमें से इसका जो 17वें नंबर का सबसे फेमस है, उसमें इसने क्या करा था? इसमें सोमनाथ का मंदिर को लूटा था। कौन से मंदिर को लूटा था? 17 बार आक्रमण करता है। देखो ये लिखा है कितने बार आक्रमण करता है ये 17 बार आक्रमण करता है। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी आसपास करता है। इसकी राजधानी क्या थी? वर्तमान कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से आया था। गजनी, इसको किस नाम से जाना जाता है? महमूद गजनवी को गजनी के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ से आया था? ये अफगानिस्तान से आया था। नाम महमूद गजनवी मैंने बता दें। इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? 1025 से 26 के ईस्वी में कौन 1000 से ये स्टार्ट करता है, 1000 ईस्वी से स्टार्ट करता है। 1025-26 का इसका सबसे फेमस रहता है। इसमें ये जो लूटता है, इसमें ये सबसे ज्यादा फेमस मंदिर को किसको लूट कर लेके जाता? सोमनाथ मंदिर को क्या करा था? लूट ले गया। सोमनाथ मंदिर को लूटा था। किसको? सोमनाथ मंदिर को। कब? 1025 से 1026 वाले। कहा सोमनाथ मंदिर? कहाँ? गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। कहाँ है? गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। उद्देश्य धन संपत्ति प्राप्त करना और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना। जैसे मैंने बताया, जैसे उधर जो कुषाण आए थे वो भी बाहरी थे, इसके बाद इंडो ग्रीक आए, ये सारे बाहरी थे। तो ऐसे इसका ये भी था कि हम भी आएंगे और हम भी यहाँ राज करेंगे, इसी उद्देश्य से ये अटैक कर रहा था। पर इसका अटैक सफल नहीं हो पा रहा था। ठीक है। इसके महत्वपूर्ण देखो, अल बरूनी उसके साथ भारत ये किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी के साथ आया था। किसके साथ आया था? अल बरूनी। तो अल बरूनी कौन था? जो भारत के नक्शे की किसके भारत के नक्शे की खोज करने वाला सबसे पहले कौन था? वो था अल बरूनी। भारत के नक्शे की खोज करने वाला, मतलब एक तरह से मैप की खोज करने वाला पहला कौन था? वो था अल बरूनी। भारत है उसने किताब उल हिंद लिखी थी। अल बरूनी की पुस्तक कौन सी? किताब उल हिंद। कौन सी बुक है उसकी? किताब उल हिंद। फिरदौसी ने प्रसिद्ध फारसी महाकाव्य शरनामा की रचना की है। कौन से फेमस महाकाव्य की रचना की है? सारनामा। कौन से फेमस महाकाव्य की रचना की है? सारनामा की। किसकी? सारनामा। ठीक है। कौन आया था? किसके साथ में आया था? ये आया था, मैंने अभी क्या बताया, अल बरूनी के साथ आया था। ठीक है। और इसका फिरदौसी ने प्रसिद्ध फारसी महाकाव्य शाहनामा लिखा था। कौन सा लिखा था? क्या लिखा था? फिरदौसी ने प्रसिद्ध फारसी महाकाव्य शाहनामा की रचना की। ठीक है। उसने अब अनेक नगरों, मंदिरों और तीर्थ स्थलों को लूटा। इसने क्या किया था? अनेक नगरों, मंदिरों और तीर्थ स्थलों को लूटा था। ठीक है।
सबसे फेमस इसका क्या था, ये सोमनाथ मंदिर वाला, ठीक। और इसके बाद तो ये इसका बस इसका यही कितने बार आक्रमण करता है, 17 बार करता है। सबसे फेमस 1000 से 1027 के बीच में सबसे ज्यादा फेमस इसका 17वीं बार इसका मुख्य उद्देश्य वही धन संपत्ति और ये बार बार वही सोना चांदी सब लूट उट के ले आता था। और इसका सबसे फेमस आक्रमण कौन सा था, जिसमें सोमनाथ मंदिर को इसने लूटा था, ठीक। तब 1025 से 1026 के बीच में, ठीक। अब इसके बाद इसमें भारत में कौन अटैक करता है, यहाँ पास भारत में अटैक करता है। जब इधर चौहानों को बनता है, इधर अटैक कौन किया, अटैक गौरी। कौन किया, गौरी ने अटैक किया। किसने किया, मोहम्मद गौरी। कौन अटैक करता है, मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो जब मोहम्मद गौरी अटैक करता है तो मोहम्मद गौरी को रोकता कौन है चौहानों में, तो मोहम्मद गौरी को पहले चौहानों में कौन सा राजा रोकता है, तो पृथ्वीराज जो थर्ड थे, पृथ्वीराज थर्ड है, वो मोहम्मद गौरी को रोकते हैं। और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में युद्ध होता है। किसके किसके बीच में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में युद्ध होता है। देखो रोकता कौन है, रोकते हैं पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज और थर्ड के बीच में क्या बोलते हैं कि युद्ध होता है। पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गौरी के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, जिसे हम तराइन के फर्स्ट वॉर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है, इसे हम तराइन के फर्स्ट वॉर के नाम से जाना जाता है। तराइन फर्स्ट वॉर। तराइन फर्स्ट वॉर कब होता है, ये होता है 1191 में। कब होता है, 1191 में। किसके किसके बीच में होता है, तो मोहम्मद गौरी प्लस पृथ्वीराज। पृथ्वीराज को हेल्प कौन करता है, इनको हेल्प करता है जयचंद्र। इसमें जीत किसकी होती है, इसमें जीत पृथ्वीराज की हुई, ठीक। इसके बाद तराइन का सेकंड वॉर होता है। कब, तराइन का सेकंड वॉर होता है कब, 1192 में। इसमें क्या, इसके बाद क्या होता है, देखो एक सेकंड दूसरे पेज में लिख देते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो तराइन का जो है, तराइन सेकेंड वॉर, ये कब होता है, ये होता है 1192 में। उसमें हेल्प कौन किया था, जयचंद्र किया था। अब इसमें क्या होता है, जब एक पहली बार में कौन जीते, ये क्या बोलते हैं, पृथ्वीराज जीत जाते हैं। तो जो ये हेल्प कौन करता है, हेल्प जो जयचंद्र करते हैं। तो जयचंद्र की जो बेटी होती है, बेटी का क्या नाम था, संयोगिता। जयचंद्र की बेटी से इनको पृथ्वीराज को प्रेम हो जाता है। और जब ये जयचंद्र उसकी बेटी से शादी नहीं करते, तो ये इसको मतलब प्रेम हो जाता है, तो जबरदस्ती लेके जाते हैं। यहाँ बस मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देती हूँ। संयोगिता प्लस पृथ्वीराज को प्रेम हो गया। ये कौन थी, ये जयचंद्र की बेटी, जयचंद की बेटी थी, ठीक है। और फिर ये जबरदस्ती, ये क्या करते हैं, ये जबरदस्ती लेके जाते हैं। ये
जबरदस्ती ले गए। ठीक है, इसी के कारण मतलब ये एक तरह से ऐसा बोला जाता है कि ये गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होकर जो है पृथ्वीराज के खिलाफ हो जाते हैं। तो जब तराइन का सेकंड वॉर होगा, इसमें कौन कौन लड़ेगा? तो इसमें होगा एक साइड पृथ्वीराज, एक तो होगा पृथ्वीराज एक साइड, दूसरे साइड होगा ये मतलब मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी को हेल्प कौन करेगा? तो इसकी हेल्प जयचंद्र। ठीक, हेल्प कौन करेगा? तो हेल्प जयचंद्र करेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें जीत किसकी होती है? जीत गौरी की जीत होती है। ठीक है, इसके बाद देखो अब तराइन का सेकंड वॉर हुआ कब? 1192 में। इसके बाद ये जीत जाता है। फिर एक साल का छोड़ के फिर जो है तो ये जो मोहम्मद गौरी है, तो जैसे ये क्या होता है, ये कब्जा करने लगता है, तो जो जयचंद्र है उसको पसंद नहीं आता, तो वो लड़ता है। तो फिर अब जयचंद्र के बीच में, तो उसी को बोलते हैं चंदावर युद्ध। क्या बोलते हैं? चंदावर युद्ध। चंदावर युद्ध किससे किसके बीच में होगा? गौरी प्लस जयचंद्र। इसमें डिफीट कौन होगा? ये गौरी किसको डिफीट करेगा? जयचंद्र को करेगा। इसमें जीत किसकी होगी? जीत, ये हार। ठीक है, ये हार जाते हैं और यहीं से फिर क्या होता है, एक तरह से अब फिर जयचंद्र जो है मारा गया। जयचंद्र जो है इसमें मारा गया। ये कब होता है? जयचंद्र 1194 में। 1100 याद रखना। 1191 में तराइन का फर्स्ट, 1192 में तराइन का सेकंड, 1100 एक साल छोड़ के 1194 में जयचंद्र के साथ चंदावर का युद्ध होता है। ठीक है, इसमें गौरी जो है जयचंद्र के बीच में होता है, जिसमें जयचंद्र की हार होती है, जयचंद्र मारा जाता है और गौरी की जो है जीत हो जाता है। अब एक तरह से इसमें मतलब भारत पे पूरी तरह से शासन कौन करेगा? पूरी तरह से गौरी का शासन करेगा। किसका शासन आधिपत्य हो गया? गौरी का शासन हो गया। ठीक है, तब जो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम होता है, मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का एक गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको किससे प्रेम हो जाता है? इसको जो मतलब मोहम्मद गौरी की जो बेटी रहती है, मोहम्मद गौरी से इसको ना प्रेम हो जाता है। मोहम्मद गौरी से उसको प्रेम हो जाता है। किसको? जो ये गौरी का गुलाम था, क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसकी बेटी से उसको प्रेम हो जाता है और फिर एक तरह से अपना यहाँ पे जीता हुआ सारा राजपाट अपने किसको दे देता है? अपनी बेटी का शादी उससे कर देता है और जो भी जीता होता सारा राजपाट किसको दे देता है? गुलाम को दे देता है और खुद लौट जाता है। और फिर यहाँ पास भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। ठीक, देखो ये है मोहम्मद गौरी, ये है मोहम्मद गौरी। ठीक, ये देखो पूरा नाम साहिबुद्दीन मोहम्मद गौरी क्या था? साहिबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। ठीक है, और ये किस वंश का था? ये गौर वंश का था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ एसएससी में। कौन से वंश? मोहम्मद गौरी किस वंश का था? ये गौर वंश का था। राजधानी इसकी क्या? गजनी थी। मोहम्मद गौरी की राजधानी क्या थी? गजनी थी। मुख्य सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक। ये मुख्य सेनापति कौन था? कुतुबुद्दीन। इसको गुलाम भी बोलते हैं, गुलाम भी था। गुलाम और उद्देश्य भारत में अपने राजनीतिक साम्राज्य का विस्तार करना। मृत्यु 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1175 में मुल्तान पर आक्रमण। भारत ने पहला प्रमुख अभियान मुल्तान पर किया। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान से तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। तराइन 1152 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कौन करते हैं? तो जो पृथ्वीराज जो है
को कौन हराता है? ये मोहम्मद गौरी हराता है। हेल्प कौन, मोहम्मद गौरी का हेल्प कौन करता है? जयचंद करता है। और 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। इसमें जयचंद्र और किसके तो गौरी के बीच में होता है। अब किसके बीच में? जयचंद्र और गौरी के बीच में, जिसमें जीत किसकी होती है? गौरी की होती है, और हार किसकी होती है? जयचंद्र की होती है। ठीक, ये देखो 1195 में तराइन का प्रथम युद्ध, गौरी की हार। 1192 में तराइन का द्वितीय, जिसमें गौरी की विजय। 1154 चंदावर को जयचंद्र की हार। 1206 में मोहम्मद गौरी के मृत्यु। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत के सत्ता संभाली, मतलब वही बताया ना, उसके बेटे से उसको प्रेम हो जाता है। और फिर यहाँ पर मतलब स्थापित अपना कौन स्थापित करता है? तो वो करता है मोहम्मद गौरी। ठीक है, और देखो कुछ और चीज कुछ और याद कर लो। जैसे मोहम्मद गौरी जो था, ये कहाँ से आया था? सिंध से आया था। मुल्तान पर इसने पहली बार आक्रमण किया। राजधानी अलमंसूरा थी। और देखो जजिया और इसमें भारत और जकात टैक्स केवल मुसलमान में लगाते थे, और जजिया कर लगाने वाला यही था गैर मुसलमानों में। जजिया कर किससे लिया जाता था? जो मुसलमान थे उनसे कौन सा टैक्स लिया जाता? उनसे लिया जाता था जजिया कर। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया कि और इसका कौन था? गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसकी बेटी से उसको प्रेम हो जाता है, और सारा राजपाट संभाल के खुद ये चला जाता है, और इसकी 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, अब यहाँ से किस चीज की स्थापना होगी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसकी स्थापना करेगा? ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा। ये क्या करेगा? ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देगा। अगर पूछे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन। और कुतुबुद्दीन ऐबक एक दिल्ली सल्तनत, इसी में अगर पूछे गुलाम वंश का संस्थापक होता तब भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही होगा। कौन होगा? वो एक इसकी ट्रिक है, गुलाब खिले तो सांस लो। क्या है? गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। इसका संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, और तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र का, और लोदी वंश का तो बहलोल लोदी। ठीक, अब देखो अब आता है पहले कौन है? तो दिल्ली सल्तनत। पहले कौन हुआ? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की स्थापना, दिल्ली सल्तनत को किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है गुलाम वंश। गुलाम वंश को भी मतलब मतलब दिल्ली सल्तनत को किस और नाम से भी जाना जाता है? एक सेकंड। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मैंने बताया ये किसकी स्थापना करता है? ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। देखो दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक प्रारंभिक काल स्टार्ट होता है इसी के सामने। इसने गुलाम वंश की स्थापना की। क्यों? क्योंकि ये गुलाम था, तो अपने ही नाम से ये गुलाम वंश की स्थापना करता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कौन करने वाला था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तब भी कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, इसके बाद इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी लाहौर थी। राजधानी क्या थी? गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक। कैपिटल क्या थी? लाहौर। राजधानी क्या थी? तो ये लाहौर थी। इसका सेनापति कौन था? इसका गुलाम वंश का सेनापति कौन था? बख्तियार मतलब इसके क्या बोलते हैं इसे इसे किस किस नाम से? देखो दूसरा आ चुका है। ये किस वंश से आया था? ये मामलुक वंश से आया था। ये किस वंश का था? ये मामलुक वंश का शासन था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत ए इस्लाम मस्जिद का इसने क्या क्या करवाया था? 1206 से 1290 तक इसने इसका शासनकाल रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने शुरू कराया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। प्रमुख शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। ये तो मतलब ये गुलाम वंश का एक तरह से बता रहा है। तो देखो कुतुबुद्दीन ऐबक और क्या बनाता है? जो फेमस 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनवाता है? देखो कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक
ठीक है। इसकी कैपिटल क्या थी? लाहौर। कैपिटल क्या थी? लाहौर थी। इसका संस्थापक कौन था? ये कौन सा वंश था? गुलाम वंश। गुलाम प्लस दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक। और इसने ये कौन से वंश का था? तो ये ममलूक वंश का था। वंश कौन से वंश का था? ये ममलूक वंश का रहता है, ठीक है। और इसने क्या क्या करवाया था? इसने मतलब जो फेमस चीजें बनवाई थी, इसने फेमस 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा इसी ने बनवाया था। ये कहाँ है? ये है अजमेर में, ठीक है। कुतुब मीनार को बनाना स्टार्ट, स्टार्ट करवाया था। ये कहाँ है? ये दिल्ली में है। और जो कुतुबुल इस्लामिक मस्जिद का निर्माण, कुतुबुल इल मस्जिद, अभी मैंने बताया था कुतुबुल इल मस्जिद का निर्माण करवाता। ये कहाँ है? ये भी दिल्ली में है, ठीक है। ये फिर ये चौगान खेलते खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। इसकी चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके दरबार में कौन फेमस थे? तो मिन हाजू सिराज थे। इसके दरबार में फेमस कौन थे? तो इसके इन्होंने तबकात ए नासरी किसने लिखी थे? मिन हाजूर सिराज। किसने लिखी है? मिन हाजूर सिराज। ये किसके शासनकाल में थे? मिन इसके दरबारी कवि। दरबारी कौन थे इसके दरबारी में? मिन हाजू सिराज। मुसलमानों के मतलब ऐसे थोड़ा सा मुसलमानों में नाम है ना, पुराने जमाने में तो थोड़ा सा और टफ है। इसकी बुक कौन सी थी? तबकात ए नासरी, ठीक। तबकात ए नासरी, ठीक है। इसके बाद इसका बेटा कौन होता है? इसका बेटा कौन होता है? इसका बेटा होता है आराम शाह, जो मतलब जो मतलब जैसे मैंने बताया था, चौहानों ने कुतुबुद्दीन ऐबक जीत जाता है और गुलाम वंश के साथ, तो फिर उसके बेटे से एक जो तराइन का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच में होता है? कुछ कुबार और या योद्धाओं के बीच में मतलब ये चौहानों के बीच में होता है, जिसमें जो उसका बेटा आराम शाह है। इसका बेटा कौन था? बेटा आराम शाह, ठीक। आराम शाह। और तो तराइन के तृतीय युद्ध में मारा गया। कब? तराइन के तृतीय युद्ध में मारा जाता है, ठीक है। 1215 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसमें एक अगला शासक फेमस कौन आएगा? इसमें अगला शासक जो फेमस आएगा, तो देखो ये आएगा इल्तुतमिश। कौन होता है? इल्तुतमिश। इसका शासनकाल कब से होता है? 11 से लेके 1236 तक। इसने क्या करवाता है? इसने सिक्का और सुतवा चलवाते, इसने सिक्का चलवाते, इसने सुतवा चलवाता, मकबरा बनवाया था, खिलाउत बनवाया था, दिल्ली की जो मीनार है उसको कंप्लीट करवाया था। और सिजायुद्दीन जो मागवर्नी थी, मतलब सिजायुद्दीन जो मागवर्नी इसी के शासनकाल में आता है। सिराजुद्दीन बान मर्गी इसके शासनकाल में थे, और जो चंगेज खान है इसी के शासनकाल में आता है, ऐसा अटैक करता है, ठीक है। चंगेज खान के ऐसे वंश मतलब आसपास के वंश से कौन बिलोंग करता है? बाबर। देखो
पूरा नाम गयासुद्दीन इल्तुतमिश, शासनकाल 1211 से लेकर 36 था। या कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और उत्तराधिकारी था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और एक और कौन था, और क्या होता, ये इसका उत्तराधिकारी था। उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसे क्या माना जाता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, इल्तुतमिश को। क्वेश्चन पूछे इल्तुतमिश को किसका फेमस संस्थापक माना जाता है, तो इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का मतलब वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने दिल्ली में इसने क्या कहते हैं, इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। चांदी व टका और तांबे की और का जीतल चलाया मतलब पैसा। चांदी और टंका के तांबे का जीतल चलाया। चहलगामी मतलब 40 जो चालीसा दल था इसने बनाया था। क्या है, इसने 40 अमीरों का दल गठन किया। चालीसा का गठन किया, इसने क्या कहते हैं, चालीसा का गठन किया था। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया था। 1229 में अब्बासी खलीफा से मान्यता इसको मिली थी। 1926 में इसे अब्बासी खलीफा की मान्यता मिली थी। किससे, अब्बासी खलीफा से इसकी मान्यता मिली थी। ठीक है, देखो इस दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किससे माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है। इसने मैंने बता दिया, इसने चालीसा दल बनाया था और क्या किया था, जो चांदी टंका जीतल इस सब के पैसे चलाए थे। और क्या किया था, इसने कुतुब मीनार को पूरी तरह से मतलब पूरा करवाया था। स्टार्ट तो किसने करवाया था, स्टार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, खत्म पूरी तरह से इसने किया तो वो किया था इल्तुतमिश ने। ठीक, इसके बाद जो है इसके बाद इसका एक रकनुद्दीन आता है, ये कोई फेमस रहता है। इसके बाद एक इसी की बेटी उसकी एक बेटी फेमस कौन होती है, रजिया। तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका, भारत की दिल्ली सल्तनत हो चाहे भारत की हो चाहे पहली महिला सल्तनत कौन थी, पहली महिला सल्तनत, ठीक, कौन थी, रजिया। कब, 1236 से 1240 तक इसने 40 लोगों के दल को मतलब जारी रखा। बस इसको परंतु वो जो 40 लोगों का दल था इसको सपोर्ट नहीं करते थे, ये लोग ना इसको सपोर्ट नहीं करते थे। रीजन जो इसको मतलब क्या था कि इससे मतलब ये तो एक तरह से लेडीज थी, इसको घोड़ा चलाना नहीं आता था। ये जो है यकूत नाम का एक राजदूत होता है, उससे ये क्या होता है कि ये ना यकूत नाम की जो राजदूत है उससे ना ये घोड़ा मतलब सीखती है, घोड़ा सिखाया था, मतलब घोड़ा चलाना, घोड़े की सारी चीजें ये सिखाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो यकूत से ही मतलब तो ये जो यकूत है जैसे उसके पास रहना करीब इधर उधर, तो ये 40 का दल था उसको ये पसंद नहीं आता है। किसको, ये जो 40 लोगों का दल रहता है उसको उनको ये पसंद नहीं आता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग आक्रमण करवाते, क्या करते हैं, वो लोग आक्रमण करवाते हैं, रजिया के जो घर है उस पर आक्रमण करवाते हैं और ना उसको मरवा देते हैं। उसको क्या करवाते हैं, उसको मरवा देते हैं। जो 40 लोगों का दल रहता है उसको आक्रमण करवा देते और रजिया ने जो है उसको मरवा देते हैं। फिर मतलब एक तरह से बोला जाता है कि डाकुओं ने उसको मार दिया था, परंतु उसमें मिले हुए ये सारे 40 के दल थे। ठीक है, तो देखो पूरा नाम रजिया सुल्तान था, शासक 1236 से 1240। वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। ये किसकी पुत्री थी, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। वह दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र प्रमुख महिला शासक थी। इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। रजिया ने पर्दा प्रथा का विरोध किया और पुरुषों की तरह शासन किया। इसने पर्दा प्रथा का विरोध किया था और पुरुषों की तरह शासन किया था, और इसके शासन का विरोध तुर्क अमीरों ने किया था। 1240 में कैथल के पास उसकी मृत्यु हो जाती है। वही डाकू मतलब क्या होता है कि अटैक करने जाते हैं, आक्रमण करने के लिए, फिर वहां से वो जीत भी जाती है और ये लोग आते रहते हैं, तो ऐसे क्या बोलते हैं, वेट करते हैं, आराम करते हैं, वहीं फिर अटैक वटैक होता है तो फिर उसको मार दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद होता है देखो बारहसोपारी, और इसके बाद होता है इसका अगला शासक कौन होता है, यहाँ का देखो अगला शासक रजिया के बाद इल्तुतमिश की पुत्री, दिल्ली सल्तनत की पहली एकमात्र शासिका, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र शासिका, दिल्ली सल्तनत रजिया ने पर्दा प्रथा का विरोध किया, पुरुषों की तरह से योग्य व्यक्तियों को महत्व दिया, जिससे तुर्क अमीर जो है वो नाराज हुए। ठीक,
इसके बाद कौन आता है, इसके बाद बहराम शाह आता है। इसके समय भी वही 40, मतलब ये जो 40 लोगों का दल था, 40 जो दल था, इसमें ये मतलब एक तरह से नाम मात्र के लिए राजा होता था, बाकी जो भी कार्य है सारी चीज़ें डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड काम सारी चीज़ों किसका होता था, ये काम होता था 40 लोगों का। तो ये किसका काम होता था, ये जो सारी चीज़ें हैं, एक सेकेंड, ये सारी चीज़ें होता किसका, ये सारी चीज़ें करता था, ये सारी काम करता था। तो ये डिसाइड करने का सारी चीज़ें 30-40 दल का काम था, ठीक है। इसके बाद तो बहराम साहब भी ऐसे इन्हीं वही जो 40 लोग कर दिए, उन्हीं के बेस पर ये चलता है। इसके बाद उसका अगला शासक आता है मसूद शाह। कौन आता है अगला शासक, मसूद शाह। क्या आता है ये देखो, मसूद शाह, ठीक है। रजिया के बाद सुल्तान बना, इल्तुतमिश का पुत्र था। तुर्क अमीरों पर का प्रभाव, क्योंकि बताया ना तुर्क अमीर इसके ऊपर नाराज थे, रजिया के ऊपर, तो तुर्क अमीरों का प्रभाव बहुत बढ़ा। इसके बाद ये भी वही जो 40 दल था, वही 40 दल इसमें भी था। और इल्तुतमिश का पौत्र था, इल्तुतमिश का पौत्र मतलब एक तरह से उनका पोता। इल्तुतमिश का पुत्र कौन था, मसूद शाह। मतलब पोता कौन था, मसूद शाह। शासन पर अमीरों का अत्यधिक प्रभाव था। 1246 में हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। फिर 1200 जो 40 दल रहता है वो ने क्या बोलते हैं इसको 1246 में इसको हटाकर किसको मतलब नया शासक बनाते हैं, उसको बनाते हैं नसीरुद्दीन महमूद को। किसको, नसीरुद्दीन महमूद को अगला सुल्तनत बनाया, ठीक है। फिर नसीरुद्दीन महमूद में अब इस 40 दल में कौन शामिल हुआ, 40 दल में कौन शामिल होते थे, बलबन। कौन, बलबन। ये भी एक सेनापति ही रहता है, ठीक है। 40 दल में ये शामिल हो जाता है। और जो नसीरुद्दीन की मतलब ये काफ़ी प्रतापी रहता है, काफ़ी इसके पास दिमाग उमाग रहता है, समझ रहे हो। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो जो नसीरुद्दीन की बेटी थी, जो नसीरुद्दीन की फिर बेटी रहती है, उससे बलबन की शादी हो जाती है। मतलब बेटी नसीरुद्दीन जो है बलबन से अपनी बेटी की शादी कर देता है। तो और जो दहेज वगैरह में है, तो दहेज में अपना राजपाट किसको दे देता है, अपने क्या बोलते हैं, एक तरह से दामाद को दे देता है। किसको, बलबन को। तो देखो वास्तविक प्रशासन बलबन का बहुत प्रभाव बहुत अधिक था। 1266 में उसकी मृत्यु के बाद बलबन सुल्तान बना। गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, बलबन। अमीरों की शक्ति कम की, वही बताया सबसे पहले। तो इसने ये कि जब ये शासन में आता तो इसने क्या, भाई देखो इसके ये पता था कि जो 40 दल है यही तो सारी चीज़ें डिसाइड कर रहा है, जो राजा है ये नाम मात्र का होता है। तो सबसे पहले जब ये शासन में आता है तो ये क्या करता है, सबसे पहले 40 दल को ही खत्म करता है। क्या करता है, सबसे पहले 40 दल को खत्म कर देता है। और मैंने बताया कि अमीरों की इस समय जो तुर्क के लोग थे, उनकी जो शक्ति है उसको कम करता है। चहलगानी की शक्ति समाप्त की और लौ और रक्त की नीति अपनाई। मंगोल आक्रमण से सल्तनत की रक्षा की, इस समय मंगोलों का आक्रमण होते हैं और अपने सल्तनत की रक्षा करता है। सिजदा और पैबोश जैसी दरबारी प्रथाओं को बढ़ावा दिया। सिजदा और पैबोश जैसी जो प्रथाएं होती है उसको बढ़ावा। देखो इसको बारे में अलग से लिखा है। देखो बलबन को क्या किस नाम से गयासुद्दीन बलबन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गयासुद्दीन बलबन के नाम से भी जाना जाता है। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, इसने उलुग खां की उपाधि धारण की थी, ठीक है। इसने क्या कहा था, इसने ईरान और पारसी समुदाय के लिए 40 दल समाप्त कर दिए थे। नवरोज की स्टार्ट करते, देखो ये उलुग खां की उपाधि था। वास्तविक नाम बहाउलुद्दीन बलबन था। वंश गुलाम वंश का था। शासक 1266 से 1287 के बीच में। पहले पद नसीरुद्दीन मोहम्मद का नायाब था। 1266 में नसीरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद सुल्तान बना, ठीक। बलबन की प्रमुख नीति लौ और रक्त की नीति इसने अपनाई थी। केंद्रीय शासन और सुल्तान की शक्तियों को मजबूत किया। चहलगानी 40 अमीरों की शक्तियों को समाप्त किया, वही 40 दल को समाप्त किया। दरबार में सिजदा और पैबोश जैसी प्रथाओं को बढ़ावा दिया। मंगोल आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की रक्षा की। मेवतियों और डाकुओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की और राज सत्ता की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दैवी राजदत्त की अवधारणा पर जोर दिया, ठीक है। राजत्व की अवधारणा पर मतलब जोर देता है, ठीक। और गढ़मुक्तेश्वर मंदिर इसने बनवाया था। इसने एक मंदिर, फेमस मंदिर गढ़मुक्तेश्वर, ये कहा उत्तर प्रदेश में, इसी ने बनवाया था, ठीक है।
इसके बाद इसके इसके उसमें दरबार में कौन रहते हैं? अमीर खुसरो। कौन आते हैं? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कहाँ रहते हैं? इसी के शासन काल में रहते हैं। इसी के शासन में काल में कौन रहते हैं? अमीर खुसरो। ठीक है, और वही देखो उसके बाद जो मतलब एक तरह से अगर पूछो कि दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश में सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो यही बलबन रहता है। कौन रहता है? बलबन से रहता है। इसके बाद फिर कोई प्रतापी शासक, धीरे धीरे फिर जो दिल्ली सल्तनत है वो खत्म हो जाती है। इसके बाद अगला शासन आएगा कैकुअस, मतलब 10वां आता है कैकुअस। फिर कैकुअस की 11वां आता है कैकुबर। कैकुअस के बेटा कौन होता है? कैकुबर की हत्या कौन करता है? जलालुद्दीन। कैकुबर की हत्या कौन कर देता है? जलालुद्दीन। और जलालुद्दीन उसकी हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी, कौन से कैकुबर की हत्या कौन करता है? जलालुद्दीन खिलजी। और एक तरह से फिर किसकी स्थापना करता है? खिलजी वंश की स्थापना करता है। कौन करता है? तो जलालुद्दीन खिलजी किसकी स्थापना करता है? तो क्या वो नाम है, खिलजी वंश की स्थापना करता है। ठीक, अब आता है अगला खिलजी वंश। अब अगला वंश क्या है? अगला है खिलजी वंश। तो मैंने क्या बताया, खिलजी वंश की स्थापना कौन करता है? तो जलालुद्दीन खिलजी करता है। किसको मारता है? कैकुबर किस वंश का था? गुलाम वंश का। तो अब गुलाम वंश के बाद अगला वंश कौन था? खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक कौन होता है? जलालुद्दीन खिलजी। कौन होता है? जलालुद्दीन फिरोज शाह, इसी को फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसने कौन सी मतलब शासन चलाने के लिए इसने कौन सी नीति अपनाई थी? इसने उदार नीति अपनाई थी। कौन सी? उदार नीति। यह अपेक्षाकृत उदार और शांति प्रिय नीति के लिए जाना जाता है। उदारकृत और शांति प्रिय नीति के लिए जाना जाता है। ठीक है, और 1296 में उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी है जो उसको मार देता है। तो ये 30 साल शासन करता है, 1290 से लेकर 1320 तक। ये कौन सी नीति का था? उदारवादी नीति का था। और इसका नाम क्या था पूरा? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ठीक, फिरोज खिलजी। ठीक, और इसका बेटा, इसका जो दामाद होता है, एक तरह से दामाद भी होता है, और इसका एक तरह से मतलब जो फिरोज शाह है, एक तरह से ये मतलब ये इसका जो फिरोज शाह है वो इसका चाचा था अलाउद्दीन का। तो ये क्या बोलता है, अलाउद्दीन को कहाँ भेजता है? साउथ में। साउथ में काहे के लिए? साउथ में आक्रमण के लिए। तो ये सारी चीजें वहां से जीत उठ के बहुत सारा सोना वगैरह लेके आता रहता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो फिर क्या करता है, जो इलाहाबाद में आता है, तो जो अलाउद्दीन है ये आधा सोना वोना सोचता है कि मैं काहे पूरा दे दूं, तो वो ना आधा सोना वगैरह छुपाता रहता है। तो ये पता किसको चल जाती है? ये जानकारी पता चल जाती है जलालुद्दीन खिलजी को। तो वो गुस्सा के जलालुद्दीन खिलजी जाता है, मतलब उससे वही गुस्से में वही सारी चीज। तो फिर क्या करता है, तो ये ना फिर वहां जब जलालुद्दीन जाता है तो फिर ये मतलब उसको सुनाता है, तो ये ना जलालुद्दीन को ही मार देता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन ने क्या कर दिया? जलालुद्दीन को फिर उसको मार दिया। और ये फिर सल्तनत में कौन बैठता है और गद्दी पर फिर कौन बैठता है? अलाउद्दीन खिलजी। कौन बैठता है? द्वितीय। और अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन को क्या नाम जाना? द्वितीय सिकंदर। द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कहाँ देखो खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। इसने मंगोल आक्रमण, देखो ये है अलाउद्दीन खिलजी। देखो खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक बाजान, ठीक है, क्या मैंने बता दी, मतलब ये कैसे बना वो तो मैंने बताया। इसका बचपन का नाम अली गुरशप्पा था। इसका बचपन का नाम तक था अली गुरशप्पा था। इसने इसने खलीफा को मान्यता दी थी। इसने खलीफा से इसने मान्यता प्राप्त की थी। कुतुब मीनार की तरह एक और उसी के बगल में बनवाता है, अलाई मीनार बनवाया। कुतुब मीनार की तरह ये कौन सी मीनार बनवाता है? अलाई मीनार को बनवाता है। और बाजार पर नियंत्रण के लिए सबसे ज्यादा ये काहे के लिए फेमस है? ये सबसे ज्यादा बाजार पर नियंत्रण के लिए फेमस है। काहे के लिए? बाजार नियंत्रण के लिए फेमस है। दाग और चेहरा ये चलाता है। घोड़े को दागने की व्यवस्था कौन स्टार्ट करता है? घोड़ा जो है तो वो बहुत यूजफुल होता है, तो उसके दागने की जो प्रणाली है तो कौन स्टार्ट करता है? घोड़ा दागने की प्रणाली को स्टार्ट कौन करता है? तो वो करता है अलाउद्दीन खिलजी। और दाग और चेहरा अलाउद्दीन खिलजी स्टार्ट करता है। ठीक है, तो इसके बाद
जो दान दी हुई भूमि थी उसको वापस ले लिया और टैक्सेशन लाया था। इसने क्या कहते हैं, ये टैक्सेशन लाया था। टैक्सेशन में जतिया, ज़कात, खराज, खुम्मस था। क्या जजिया, ज़कात, खराज, खुम्मस। ये क्या लाता है, ये पहली बात तो टैक्सेशन लाता है। दान भूमि को, जो दान भूमि कौन दिया था, दान भूमि मैंने बताया था सातवाहन वंश में जो भी दान दी गई थी बहुत सारी भूमि, तो वो एक्स्ट्रा में सारी वापस ले लेता है। और ये टैक्सेशन लाता है कौन कौन से, जजिया, तो गैर ब्राह्मणों पर कौन से लगता था, जजिया। और ब्राह्मणों पर भी लगाने वाला पहला कौन सा शासक था, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाने वाला कौन शासक था। इसके बाद जकास, खराज, खुम्मस था। ठीक है, इसने इसका दक्षिण भारत अभियान बहुत फेमस है। इसका इसके जो क्या बोलते हैं, और देखो, इसने प्रमुख अभियान गुजरात पर अभियान किया था 1299 रणथंभौर इसने विजय, जब ये रणथंभौर और चित्तौड़ पर विजय इसने 1303 में की, मालवा पर विजय 1305 में की। दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर। देखो क्या करता है, जब ये राजस्थान में ये अभियान करता है, तो राजस्थान में से वहाँ एक मलिक काफूर होता है, तो वो वहां से मलिक काफूर को खरीद कर लाता है। मलिक काफूर को क्या करता है, मलिक काफूर को वो खरीद कर लाता है। तो फिर इस बाद में कौन होता है, ये मतलब उसको काफी बलवान था मलिक काफूर, तो उसको ये बहुत शक्तिशाली बनाता है और एक तरह से उसका सबसे प्रिय सेनापति कौन बन जाता है, मलिक काफूर। और जो साउथ के जो सारे अभियान रहते तो वो उसका नेतृत्व कौन करता है, उसका नेतृत्व मलिक काफूर करता है। ठीक है, साउथ में देखो देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरई पर अभियान किया। ठीक है, ये सारी चीजें, तो मतलब एक तरह से उत्तर में भी बहुत सारे मतलब स्थान जीत लिए थे और दक्षिण में भी बहुत सारे स्थान जीते थे। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, काहे के लिए जाना जाता है, टैक्सेशन के लिए जाना जाता है। और इसने बनवाया था अलाई दरवाजा, किसने बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। श्रीनगर अलाउद्दीन खिलजी। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, वैसे श्रीनगर की स्थापना कौन करते हैं, तो अशोक ने की थी। किसने की थी, अशोक नाम। श्रीनगर को और स्टैब्लिश कौन करता है, अलाउद्दीन खिलजी करता है। ठीक है, बाजार पर नियंत्रण के लिए फेमस माना जाता है। और कुतुब मीनार की तरह अलाई मीनार बनवाई, ये मैंने आपको बता दिया। और मलिक काफूर जो है, तो विभाग में नियंत्रण के लिए दीवान ए अरीज और दीवान ए इंसा। देखो, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग को देखता है, दीवान ए जो अर्ज होता है वो सैन्य विभाग को देखता है, और दीवान जो ईसा होते हैं वो शाही आदेशों का पालन करता है। दीवान ईसा जो है वो शाही आदेशों का पालन करवाना। ठीक है, और टैक्सेशन लाता है, और घोड़ा दागने की इसी के सिजदा और वो नहीं, दाग और चेहरा अलाउद्दीन खिलजी स्टार्ट करता है। ठीक, और मैंने बताया चित्तौड़ में जो आप पद्मावती मूवी देखे हो, इसी यही तो करता है, अलाउद्दीन खिलजी तो अटैक करता है। ठीक है, और तो चित्तौड़ में कौन रहती है, जो जौहर हुआ था, रानी पद्मावत ने जौहर किया था। ठीक है, इसके बाद गुजरात में मैंने बता दिया, राजस्थान में किया। अंतिम इसमें कौन होता है, इसने अंतिम इसका होता है जो मलिक काफूर को कितने में खरीदते हैं, तो ये लोग 1000 दिनार में खरीदते हैं। मलिक काफूर को कितने में खरीदते हैं, 1000 दिनार। कितने में, 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदते हैं ये लोग। कितने में, 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदते हैं। ठीक, और इसका प्रमुख सेनापति कौन कौन सा था, जफर खान, नुसरत खान, उलुग खान और मलिक काफूर। कौन था, जफर खान, नुसरत खान, उलुग खान, मलिक काफूर। सबसे फेमस कौन था, मलिक काफूर। मतलब सबसे फेमस ऐसा कि सबसे प्रतापी, सबसे महान। ठीक है, ठीक, इसके बाद क्या होता है, इसी के समय पे जो है मंगोल का आक्रमण होता है। मंगोल का आक्रमण किसी के समय होता है, मंगोल का अटैक, मंगोल का आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। इसमें मृत्यु जफर खां यही मारा जाता है। जफर खां मंगोल से लड़ते हुए ही मारा जाता है। बाजार एवं मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था लागू की, भूमि राजस्व व्यवस्था को मजबूत किया, सेना को मजबूत करने के लिए दाग, घोड़ों की पहचान और चेहरा, सैनिकों का विवरण व्यवस्था लागू की, श्रीनगर की स्थापना की, अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। ठीक, श्रीनगर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी नई राजधानी के रूप में श्रीनगर बसाया। और महत्वपूर्ण निर्माण अलाई दरवाजा कुतुब परिसर में स्थित यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था, भव्य प्रवेश द्वार है। ठीक, इसके बाद
गुलाब खिले तो। अभी इसके बाद इसका अगला शासक कौन होता है? इसमें अगला शासक कौन होता है? तो अगला शासक खिलजी वंश का अंतिम इसके बाद 1320 में अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसके उत्तराधिकारियों में आपसी षड्यंत्र और कमजोरियां बढ़ी और इसमें अंतरिम अंतिम शासक कौन होता है? खुसरो खां। अंतिम शासक कौन था? खुसरो खां। उसके शासन के अंत के बाद खिलजी वंश का अंत हो गया। खुसरो के बाद क्या होता है? जो मतलब एक तरह से खिलजी वंश का अंत हो जाता है और खिलजी वंश का अंत के बाद वहां पर कौन सा वंश आएगा? तुगलक वंश। कौन सा तो तुगलक वंश स्टार्ट होगा। ठीक, तो देखो जलालुद्दीन फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुब मुबारक शाह कौन होता है? कुतुब मुबारक शाह और खुशोर खां। कौन? खुसरो खां। ठीक, अगला शासक अब अगला सल्तनत है अगला सल्तनत है तुगलक वंश। अगला सल्तनत कौन सा है? तुगलक वंश। तुगलक वंश के ये तुगलक वंश में इसकी स्थापना कौन करता है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? इसने गाजी मलिक गाजी मलिक से उपाधि धारण की थी और इसने तुगलकाबाद में अपनी को राजधानी बनाया था। नहर निर्माण जो है इसी ने प्रारंभ किया था। डाक विभाग को इसने स्टार्ट करवाया था और तेलंगाना पर आक्रमण किसने किया था? तो जॉन खान ने मतलब क्या बोलते हैं, क्या होता है जो इसका बेटा कौन होता है? इसका बेटा होता है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका बेटा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। जब ये जॉन खान पर आक्रमण करता है और वहां जीत जाता है तो फिर वो क्या कर लेता है? वो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण कर लेता है। मतलब ये एक जो है एक तरह से देखो बहुत वैसे था। देखो सीमाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देखो गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक, एक महान सैनिक और प्रशासक था। सीमाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया। तुगलकाबाद किले का निर्माण कौन से किले का निर्माण कर ठीक। इसके बाद होता है मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत बुद्धिमान, विद्वान और योग्य शासक थे। कौन सबसे योग्य और जो इसको मतलब ऐसा बोलता है मोहम्मद बिन तुगलक को थोड़ा सा इसी के समय बहुत ये कुछ करता तो सब अच्छा था, करता तो ये बहुत अच्छा था पर तो सफल नहीं हो पाता था। क्या रहता है? सफल नहीं हो पाता था। बहुत बुद्धिमान, विद्वान और योग्य शासक था। उसकी नीतियां दूरदर्शी थी लेकिन क्रियान्वयन में विफल रही। देखो सोचता तो बहुत दूर का था। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद लेके का, फिर दौलताबाद से फिर दिल्ली लेके आता है। टोकन मुद्रा चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के इसने चलवा दिए थे। दोआब में अधिक कर लगाया जिससे विद्रोह हुआ और 1351 में इसकी मृत्यु हो जाई। आप देखो सबसे फेमस कौन है इसमें? है सबसे फेमस फिरोज शाह तुगलक। ये कौन है? ये है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश का वह प्रमुख और कल्याणकारी शासक। तुगलक वंश का प्रमुख, फेमस और कल्याणकारी शासक कौन रहता है? कब से 1351 से लेकर 1388 तक। कौन से वंश का था? तुगलक वंश का। शासनकाल 1351 से 88 तक। पूरा नाम फिरोज शाह तुगलक, राजधानी दिल्ली, उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक। ये किसका उत्तराधिकारी था? मोहम्मद बिन तुगलक का। विशेषता, इसने जन कल्याणी शासन बनाया था। मतलब ऐसा शासन की व्यवस्था की, ऐसे शासन की व्यवस्था जो जिससे लोगों का कल्याण हो, ऐसे शासन की व्यवस्था की जो लोगों के हित के लिए हो। ठीक है, और इसका परिचय जैसे फिरोज शाह तुगलक वंश का एक प्रमुख और जन कल्याणी शासक था और इसने बहुत सारी जैसे बांध का निर्माण करवाते, ये सब सिंचाई व्यवस्था के लिए जाना जाता है। काहे के लिए? जो फिरोज शाह तुगलक है किसके लिए? सिंचाई व्यवस्था के लिए। नहरों और सिंचाइयों का सबसे पहले किसने स्टार्ट करवाता? ये कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। अपना शासन अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण व्यवस्थित था। देखो और इसकी जो माता रहती हैं तो इसकी माता जो है नीलू, मतलब एक तरह से ये हिंदू माता से जन्म लेता है।
तो ये जो हिंदू माता से जन्म लेता है तो इसको ना सब बहुत एक तरह से है तो ये मुस्लिम मतलब ये हिंदू माता से जन्म लेता है तो लोग इसको बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। तो ये ना गुस्से में एक काम करता है जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाता है। ब्राह्मणों क्वेश्चन पूछता है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन व्यक्ति था? तो वो रहता है फिरोज शाह तुगलक। क्या करता है? फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक क्या करता है? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन रहता है? वो रहता है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इसने जाज मंदिर तुड़वा दिया। इसने जॉर्ज मंदिर को तुड़वा दिया था। इसने क्या किया था? इसमें जॉर्ज मंदिर को तुड़वा दिया था। इसका रियल नेम क्या है? इसका रियल नेम जॉन खान है। रियल नेम क्या है? जॉन खान। इसका रियल नेम क्या है? जॉन खान। ये जौनपुर सिराज। ठीक है, 300 शहर और नगर बसाए थे। इसने 1200 बगीचे बनवाए। नहर जल के लिए उत्तम व्यवस्था की थी। टैक्सेशन और टैक्सेशन के लिए भी टैक्सेशन में और इम्प्लीमेंट किया था। और नौ विभाग का निर्माण करता है। 9 लोक निर्माण विभाग का बनवाया था जिसे पीडब्ल्यूडी 9 लोक निर्माण विभाग बनवाया था जिसे पीडब्ल्यूडी के नाम से जाना जाता है। और सर्वाधिक दास देखभाल के लिए थे। सबसे ज्यादा जो देखभाल के लिए जो दास थे इसी के शासनकाल में थे। ठीक है, और जो दीवान ए बंदगान था, दीवान एक बंदगान वो था, वो काहे के लिए थे? 1.80 मतलब सर्वाधिक दास किसमें थे? दीवान ए बंदगान में। इनकी देखरेख के लिए दीवान ए बंदगान बनाया गया था। हॉस्पिटल बनवाया था जिसे दर उल सफा के नाम से जाना जाता है। सरकारी खर्च से हज जाने की सुविधा इसने करवाई थी। दान के लिए दीवान ए खैरात बनवाया था। दीवान ए खैरात दान के लिए क्या बनवाया? दीवान ए खैरात। ठीक है, और वेदों का फारसी में इसने अनुवाद करवाया था। और इसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। अशोक अभिलेखों को दिल्ली से मतलब टोपरा से दिल्ली लेके आता है। एक अशोक के अभिलेखों को दिल्ली लेके आता है। एक तो पहले को टोपरा से रहता है, टोपरा से दिल्ली लेके आता है, और एक को मेरठ से दिल्ली। क्वेश्चन पूछता है अशोक को स्तंभों को दिल्ली लाने वाला शासक कौन था? वो था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। और इसने और एक जो क्या नाम था अशोक के अभिलेख, एक इलाहाबाद में अभिलेख है, उसको भी ये ले जाता है। तो मतलब याद नहीं आ रहा एरिया, अरे एक एरिया रहता है वहां से वो मतलब इलाहाबाद में उसको स्थापित करता है। ठीक है, इसमें इसकी आत्मकथा क्या है? फुलतेज फिरोज साहे। क्या नाम थी इसकी आत्मकथा का नाम? फुलतोष फिरोज साहे। ठीक है, ये बाकी मैंने सारी चीज आपको देखो आपके निर्माण की सिंचाई प्रशासन उच्चम अपेक्षक शांतिपूर्ण व्यवस्था जनता के हितों का अनेक कार्य किए। किसानों की सुविधा के लिए नहरों और सिंचाई व्यवस्था लागू करवाया। जजिया कर को सख्ती से लागू किया। ब्राह्मणों पर भी दीवान ए खैरात की स्थापना की जो गरीबों की जरूरतमंदों की सहायता करता था। दीवार ए खैरात किस लिए होता था? जो गरीबों की हेल्प के लिए होता है। दीवान ए बंदगान किस लिए होता है? विभाग की स्थापना की जो दासों के मामलों के लिए था। दास के मामलों के लिए कौन से विभाग की स्थापना? दीवान ए बंदगान। बंद बंद मतलब एक तो देखो दीवान बंद मतलब होता है एक तरह बंद मतलब बंदी, समझ गए? तो एक तरह से वही कि जो बंदी लोग थे तो उनकी देखभाल के लिए किसकी स्थापना करता है? दीवान ए बंदगान की। दीवान ए खैरात की स्थापना करता है किसके लिए? जो जरूरतमंद लोग थे उनकी हेल्प के लिए। प्रशासन को व्यवस्थित किया और कर व्यवस्था को नियमित कराया। अनेक सराय पुल बाग अस्पताल मदरसे बनवाए थे। ठीक है, इसने इसने देखो फिरोज शाह नगर की स्थापना की थी। फिरोज शाह टोकला का निर्माण कराया था। प्राचीन अशोक स्तंभों को दिल्ली लाकर स्थापित किया जो आज भी स्टार्ट है। ये वाला तो आज भी है। और अनेक सराय अस्पताल मदरसे और पुल बनवाए। ठीक है, इसके बाद अगला शासक कौन होते हैं? नसीरुद्दीन मोहम्मद। कौन होते हैं? नसीरुद्दीन मोहम्मद। फिर से देखो पहला गयासुद्दीन, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा फिरोज शाह तुगलक, चौथा कौन है? नसीरुद्दीन मोहम्मद, तीसरा कौन है? नसीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, और नसीरुद्दीन मोहम्मद के बाद जो तुगलक वंश है उसका अंत हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है
नसरुद्दीन इस पर जो इसको कौन मार देता, जो सैयद वंश के जो तैमूर है खिज्र का, उसने मतलब तैमूर इसने मार दिया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ से किसकी स्थापना होती है, सैयद वंश की। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिज्र का। सैयद वंश का जो है संस्थापक कौन रहता है, तो सैयद वंश का जो संस्थापक वो होता है खिज्र का। और ये किसका संस्थापक, ये किसका वंशज माना जाता है, हजरत मोहम्मद का वंशज माना जाता है। ठीक है, ये किसका वंशज माना जाता है, ये इसको खिज्र खां को हजरत मोहम्मद का वंशज माना जाता है। परंतु देखो ये सैयद वंश का स्थापना तो कर देता है, परंतु इसने राजा की गद्दी नहीं स्थापित की, मतलब गद्दी पर नहीं बैठा था। तो एक तरह से अगर ये पूछे कि राजा की गद्दी पर बैठने वाला पहला सुल्तान कौन था, वो था मुबारक शाह। कौन था, तो पहला कौन होगा, मुबारक शाह। कौन होगा, मुबारक शाह। ठीक, दिल्ली सल्तनत के चौथा वंश सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी। देखो खिज्र खां ने की, खिज्र खां ने तैमूर के वंशजों के अधीनस्थ के रूप में शासन शुरू किया। इसने रैयत ए आला की उपाधि करनी, कौन से रैयत ए आला की उपाधि धारण की, और सुल्तान की उपाधि नहीं ली। मुबारक शाह ने अपने नाम से सिक्के चलाए और खुतबा पढ़वाया था। ठीक है, खिज्र खां ये है। इसके बाद मुबारक शाह, खिज्र खां का उत्तराधिकारी है, अपने नाम से सिक्के चलवाए। उसके शासनकाल में विद्रोह सामना करना पड़ा। फिर मोहम्मद शाह आता है, शासन कमजोर रहा, दिल्ली सल्तनत शक्ति लगाकर कम होती गई, और आलाम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक, या दिल्ली छोड़कर बूंदियों में रहने शुरू किया, और 1451 में बहलोल लोदी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और लोदी वंश की स्थापना की। ठीक, तो क्वेश्चन पूछो, देखो सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिज्र खां था। अंतिम शासक आलाम शाह। सैयद वंश के बाद कौन सा वंश था, लोदी वंश। लोदी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोदी था। खिज्र खां की उपाधि रैयत ए आला की उपाधि धारण की। सिक्के चलाने वाला सैयद शासक मुबारक शाह, और राजधानी दिल्ली। ठीक, मुबारक शाह जो मकबरा है दिल्ली में, वो किसने बनवाया था, तो सैयद वंशों ने बनवाया था। ठीक, अगला है लास्ट आज का हमारा है, आज अगला होता है लोधी वंश। ठीक है, अगला वंश कौन होता है, लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना कौन करता है, लोधी की 1451 से लेकर 1526 तक। ये कहाँ से, अफगान। इसमें इसका संस्थापक कौन रहता है, तो इसका संस्थापक बहलोल लोधी रहता है। कौन, बहलोल लोधी। ये इसे रैयत आला के नाम से जानता है। बहलोल लोधी को क्या, रैयत आला, रैयत आला, रैयत आला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और समता रखने वाले थे, ये समानता रखने वाले थे। सिक्का इसने जारी किया, बाबर हुमायूं ने। और जौनपुर अभियान इसने स्टार्ट किया था। शिक्षा का मुख्य अधीन क्या था, शिक्षा का मुख्य स्थान क्या था, वो था जौनपुर। शिक्षा का मुख्य स्थान क्या था, वो था जौनपुर। इसके बाद दूसरा कौन होता है, दूसरा होता है सिकंदर लोधी। दूसरा कौन होता है, सिकंदर लोधी। ये क्या करता है, ये आगरा शहर बनवाया था सिकंदर लोधी। ये क्या करता है, तो सिकंदर लोधी सबसे फेमस ने आगरा शहर बनवाया था, कब, 1504 में। फिर गाज ए सिकंदर की उपाधि धारण की थी, और ताजियत प्लस महिलाओं को मजार पर जाने पर रोक लगाया था। इसने ताजियों और महिलाओं को मजार पर जाने पर रोक किसने लगाया था, सिकंदर लोधी ने। कौन लगाता है, सिकंदर लोधी ने। देखो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। दिल्ली के सत्ता संभाली, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इसने अफगान अमीरों को साथ किया। सिकंदर लोधी बहलोल लोधी का पुत्र था। वास्तविक नाम निजाम खां था। आगरा नगर की स्थापना की, क्या था, मेन आगरा नगर की स्थापना किसने की थी, बहलोल लोधी ने। कृषि और प्रशासन पर ध्यान दिया, भूमि माप की व्यवस्था को अच्छी की, वह साहित्य और विद्या का संरक्षक था। इसके बाद लास्ट कौन आता है, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी का पुत्र था। ये कहता है ये सिकंदर लोधी का पुत्र था। लोधी वंश का अंतिम शासक रहता है। उसके बाद जो अफगान के अमीरों से इसका संघर्ष होता है, अफगान के जो अमीर है उससे इसका संघर्ष होता था 1526 में, प्रथम पानीपत का। इसके बाद मतलब देखो क्या होता है कि जो तीसरा इब्राहिम लोधी रहता है, तो मैंने बताया कि देखो इब्राहिम लोधी से एक तो उसका चाचा उसका खुद का चाचा उससे उसका दुश्मन था, और जो ग्वालियर का शासक था वो भी वो था, और मालवा का शासक ये भी मतलब गुस्सा था, एक तरह से दुश्मन था। ये सारे मिल के मैंने बताया कि अफगानों से इसका संघर्ष चल ही रहा था। तो ये अफगान के शासक किसको आमंत्रित करते हैं, बाबर को। बाबर को क्या करते हैं, इनविटेशन देते हैं कि तुम आओ और इब्राहिम लोधी को मारो और हम तुम्हें पैसे वगैरह देंगे। तो फिर क्या होता है, बाबर जो है वो आता है, क्या होता है, जो बाबर आता है, मारता है, सारी चीजें लेके पर चला जाता है, फिर जाता नहीं है, वो जाता है फिर से लौट आता है। वो कहता है अब मैं यही शासन करूंगा।
ठीक है। तो इब्राहिम लोदी ने एक तो ग्वालियर जीत लिया था और मालवा पर आक्रमण किया। तो मालवा पर जब आक्रमण करता है तो किससे, राणा सांगा का युद्ध, किससे, राणा सांगा के साथ युद्ध होता है, किसके, राणा सांगा के साथ इसका युद्ध होता है। और अपने चाचा आलाम खान लोधी से के साथ, तो बताया ना कि इसका हारने का रीजन क्या था कि बाहर तो इसके दुश्मन थे, इसके आपस में घर वाले भी दुश्मन थे, ठीक है। और पंजाब के सूबेदार, पंजाब में सूबेदार को ये क्रियान्वित करता है, ठीक है। इसके बाद अब आता है बाबर। बाबर जब आएगा तो सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध होगा 1526 में। इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया। इसके बाद लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। तब भारत में मुगल सत्ता की शुरुआत हुई और लोदी वंश के बाद दिल्ली में क्या होता है, मुगल सल्तनत की स्थापना होती है। संस्थापक कौन रहेगा, बाबर रहेगा। संस्थापना कौन करता है, बाबर स्थापना करता है, ठीक। और क्या बता, आगरा नगर की स्थापना मैंने बता दिया, सिकंदर लोदी ने की थी। अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, पानीपत 1526 और में होता है किसके, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक। चलिए, सेशन अच्छा लगे। और एक लोधी गार्डन है, सिकंदर लोधी मकबरा दिल्ली में है, वो इन्हीं लोगों ने बनवाया था, ठीक है। चलिए, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल हम मुगल सल्तनत पढ़ेंगे, ठीक है। बाय।